नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और हमारी 11वीं सालगिरह के मौके पर ये खास पेशकश है, खास मुलाकात डॉक्टर राजीव लाल के साथ जो IDFC बैंक के MD और CEO हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बैंकिंग हो या रूरल सेक्टर हो, इन सभी विषयों के विशेषज्ञ हैं राजीव। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया। आप एक प्रकार से बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के उस इंटरसेक्शन पर हैं जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक प्रकार से बैकबोन है, और आप एक बहुत ही चैलेंजिंग वक्त में बैंकिंग के बिजनेस में आए हैं। तो सबसे पहले तो यही क्यूरियोसिटी है कि आपका ये नया बिजनेस कैसा चल रहा है? तो नया बिजनेस तो अभी शुरुआत हुई है, मतलब सफर लंबा है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। आप जिस माहौल को आप बता रहे हैं चैलेंजिंग है, उस माहौल को मैं समझता हूँ, उसी माहौल में नए बैंक के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आखिर को आज के माहौल में बैंक्स को इतना चैलेंज क्यों है? अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और सबसे ज़्यादा तकलीफ बैंकिंग सेक्टर में PSU बैंक्स में है, और PSU बैंक्स की जो एसेट क्वालिटी है, उनकी प्रॉब्लम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बढ़ती जा रही हैं। उनको सख्त कैपिटल की ज़रूरत है, और ये जाहिर है कि जितनी कैपिटल को उनको ज़रूरत है उतना कैपिटल सरकार के पास है नहीं। तो उसके यही मायने हैं कि इनमें से कुछ ऐसे बैंक रह जाएंगे जिनके पास कैपिटल नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से उनका जो कि मार्केट शेयर है वो घटेगा। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर घटेगा तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर बढ़ेगा, और उस माहौल में नया प्राइवेट बैंक अब मौजूद है, तो हमें उम्मीद है कि उस बढ़ते हुए मार्केट शेयर का एक हिस्सा हमें मिलेगा। उसमें जो आपकी बिल्कुल जिसको कहते हैं एक्सपर्टीज है, वो रही है बड़े वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करने की। अब आप जब इंडिविजुअल, रिटेल या रूरल आपका बड़ा फोकस है, उस स्पेस में जा रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल नया स्पेस होगा ये। बिल्कुल नया स्पेस है, तो नई अपॉर्चुनिटी है, नया चैलेंज है। लेकिन पिछले 10 साल से जब से मैं IDFC चला रहा हूँ, मैंने एक बात ये सीखी है कि काम तो मुझसे अकेले से तो होता नहीं है, ना ही होना चाहिए। मेरा काम है टैलेंट को असेंबल करना, उनको डायरेक्शन देना, और उनकी एक्सपर्टीज और उनके टैलेंट को हार्नेस करना। तो सही है कि रिटेल हमने पहले नहीं किया है, रूरल बैंक हमने पहले नहीं की है, लेकिन टैलेंटेड टीम्स को तो पहले हमने संभाला है। तो आप हमारी टीम्स की क्वालिटी देखिए, और उनको देख के मुझे विश्वास हो कि आपका भी हौसला बढ़ेगा जिस तरह कि मेरा हौसला बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी थोड़ा अगर आप साइज बताना चाहें, क्योंकि हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि बंधन बैंक आया, 5,000 करोड़ की बुक हो गई, आप बिल्कुल नए स्पेस में गए, तो कितना बड़ा अभी आपका तो बंधन बैंक तो पिछले 15-20 साल से माइक्रो फाइनेंस कर रहा है। उनके तो कई पता नहीं कितने लाख कस्टमर्स कई सालों से बन गए हैं। तो उनकी बुक जो है, जो कि 5,000 करोड़ बताते हैं, उससे बड़ी है एक्चुअली। उन्होंने कई साल लगाए उसको बनाने में। तो हमारी बैलेंस शीट साइज, स्टार्टिंग बैलेंस शीट करीब 75,000 करोड़ है। हमारी जो कि लोन बुक है वो अब करीब 45,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ लगा लीजिए। लेकिन ये जो कि तमाम लोन्स हैं, ये सारे ज्यादातर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में, लार्ज कॉर्पोरेट सेगमेंट पे हैं। हमें अब 2 महीने हो गए हैं शुरुआत किए हुए। 1 अक्टूबर में हमने पहली ब्रांच खोली थी, तो तब से अब तक हमने रूरल मध्य प्रदेश में, ग्रामीण मध्य प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में 18 ब्रांच खोल ली है। और आज की तारीख तक मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद होगा, लेकिन 2-2.5 हजार अकाउंट्स हमने अभी से खोल लिए। रोज के रोज बिजनेस बढ़ती जा रही है। अब से एंड ऑफ मार्च के पहले तक
हमारी करीबन 60 ब्रांचेस हो जाएंगी कुल मिला के। उनमें से 15-17 शहरों में होंगी, बाकी सब रूरल एरियाज में। ये मध्य प्रदेश चुनने की कोई खास वजह थी और वहाँ की लर्निंग क्या है? क्योंकि आपने एक नया फ्रेज बनाया है भारत बैंकिंग। तो वो आपका क्या मतलब, फोकस रूरल ज्यादा है या नॉन मेट्रो भारत ज्यादा है? नहीं, तो स्ट्रैटेजी सिंपल है। भारत बैंकिंग का लक्ष्य ये है, ये दिखाना चाहते हैं हम, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो कि लास्ट माइल बैंकिंग जिसको कहते हैं, इवन रिमोट रूरल एरियाज में, उसको करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए और वो बिजनेस प्रॉफिटेबली की जा सकती है। भारत बैंकिंग का ये लक्ष्य है कि इसको सिद्ध किया जाए। तो मेरी समझ में तो ये है कि हमारी सोच ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट इतने कम कर दिए हैं और जो कि ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह हम बना रहे हैं, उसका जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट पर रुपी ऑफ लोन या रुपी ऑफ बिजनेस जो जनरेट करना चाहते हैं, वो कंपटीशन से कई दर्जे कम होगा। सो दैट इज व्हाट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस कि ये बिजनेस जल्दी बनेगी, स्केल पे बनाई जाएगी और कुछ महीनों में मतलब 30 महीने ले लीजिए आप, 30 महीने के अंदर हम एक ऐसा मॉडल प्रकट करना चाहते हैं जो देख के लोग कहेंगे कि देखिए इन्होंने दिखाया है किस तरह जो कि सिर्फ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज कर पा रही थी, इन्होंने बैंक में उसी बिजनेस को कई और बड़े स्केल पे बनाया है। तो 30 महीनों का डेडलाइन अगर आपके सामने है तो इसका मतलब कि वो फिर ऑल इंडिया स्प्रेड भी आप जाहिर कि बहुत सारे राज्यों में और तब तक फैला चुके होंगे कारोबार। आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया तो ये समझना चाहता हूं मैं आपसे कि एक तरफ तो ये डिसरप्शन ऐसा है कि जिसमें नए लोग आ रहे हैं, वो कमाल कर रहे हैं और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत बड़े बड़े नए नए मॉडल और काम हम देखेंगे। इसमें जो पुराने बड़े बड़े बैंक हैं वो कैसे कोप अप कर रहे हैं और इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये सच है कि उनके लिए चैलेंज है, लेकिन उनका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। उनका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि उनके पास आज की तारीख में ढेर सारे कस्टमर्स भी हैं। तो और जब इतने सारे कस्टमर्स हैं तो उनके पास डेटा भी बहुत सारा है और डेटा की वैल्यू अब बहुत बढ़ गई है। तो उस डेटा को इस्तेमाल करके वो बिल्कुल नए तौर का बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। इसमें ये जो पेमेंट बैंक वाला एक सिलसिला है कि स्मॉल बैंक वाला सिलसिला है, तो मुझे लग रहा है कि सडनली और शायद इकोसिस्टम पूरा हम लोग मेंटली तैयार नहीं थे। हिंदुस्तान में बैंकिंग बदल चुकी है और 2016 ऑनवर्ड जैसे हम लोग बैंकों को जानते थे वो डेफिनेशन खत्म हो जाने वाली है, या थोड़ा जल्दी कह रहा हूं। ये कस्टमर बिहेवियर जिस रफ्तार से बदल रहा है आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब आप देख लीजिए दिसंबर 31 की तारीख में इस देश में 150 मिलियन, कितने करोड़ हुए? 15 करोड़। 15 करोड़ स्मार्टफोन्स थे। 18 महीने के अंदर कहते हैं कि ये 15 करोड़ 30 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग बड़ी तेज रफ्तार से लोग अडॉप्ट करना शुरू कर दिए हैं। और क्यों? ई कॉमर्स की वजह से। अगले 3 साल में अंदर क्या होने वाला है कि इंटरनेट बैंकिंग को छोड़ के अब स्मार्टफोन बैंकिंग पे लोग पहुंच जाएंगे। और जैसे ये होने लग गया ना, तो जो कि ब्रांच की इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मोबाइल हैंडसेट पे होगी।
और जो कि लोगों को ये गलत फहमी है मेरे हिसाब से कि जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल इंडिया में कस्टमर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है, ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बताएं, क्या ये प्रेडिक्शन करना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा कि इंश्योरेंस के स्पेस में और पीयर टू पीयर लेंडिंग के स्पेस में बिना गारंटी और एसेट की बैकिंग के लोन देने के काम में हिंदुस्तान में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसको अभी पुराने बड़े प्लेयर शायद पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं या तैयार नहीं है, वो थोड़ा विश अवे कर रहे हैं इन चीजों को? हाँ, आई ब्रॉडली एग्री विद यू। अच्छा, आप सोचिए, आपने जो कह रहे हैं ना ये पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये तो 21st सेंचुरी की आपने वोकैबुलरी यूज कर ली, लेकिन जमाने से हो ही रहा था। क्या कर रहे हैं? ये चिटफंड क्या है? चिटफंड पीयर टू पीयर लेंडिंग ही तो है। करेक्ट। इट्स विद इन अ कम्युनिटी ना। बिल्कुल। मतलब नेबरहुड के, गांव के 20-25 लोग, बिल्कुल एक दूसरे को ही तो लेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए, जो कि हमारा टोटल हाउसहोल्ड सेविंग्स और फाइनेंशियल सेविंग्स में जो डिफरेंस है वो किस वजह से? टोटल सेविंग्स देश में 18% है एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। राइट। फाइनेंशियल सेविंग सिर्फ 7% है। तो जो कि 11% का जो कि डिफरेंस है, वो सेविंग कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? दैट्स ऑल पीयर टू पीयर लेंडिंग। एग्जैक्टली। इन एन इंडियन फॉर्म। एग्जैक्टली। तो अब उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी इंटरजेक्ट कर दीजिए तो क्या हो सकता है? ये कल्पना के बियॉन्ड एक्चुअली इमेजिनेशन। एब्सोल्युटली। हमारी पूरी आर्थिक स्थिति पे एक अच्छी शुरुआत हुई है। कहते हैं दुनिया भर की हालत खराब है, इसलिए भारत तो बहुत अच्छी स्पेस में दिख रहा है, स्वीट स्पॉट में है, लेकिन डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी उतनी गहरी हैं। तो आपका एक ओवरऑल असेसमेंट क्या होगा, अगर स्पेसिफिक रूप से हम लोग अभी इससे शुरू करें कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का अगर सरकार का इरादा है तो वो पैसे लाएगी कहां से, और फिर फिस्कल बैलेंस कैसा रहेगा? तो दुनिया की हालत खराब है, ये तो बिल्कुल सच बात है। इंडिया में स्वीट स्पॉट है, अभी तक सच बात है। कब तक रहेगा ये कह नहीं सकते। मुझे दो चीज की फिक्र है। पहली चीज की फिक्र तो ये है कि आज क्लियरली समझ में नहीं आ रहा कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। कुछ इंडिकेटर्स एक कहानी बताते हैं, दूसरे इंडिकेटर्स कुछ और कहानी बता रहे हैं। अब आप ये देखिए, पहली बार इन लिविंग मेमोरी हमारी नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव हुई है। इसका ये मतलब है कि रियल जीडीपी इज एक्चुअली हायर देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। दैट इज अनप्रेसिडेंटेड, पहले कभी हुआ नहीं है। इसके क्या मायने हैं पूरी तरह लोगों को समझ में नहीं आया है, क्योंकि डेटा की बड़ी अनसर्टेनिटी है। इस माहौल में बजट बनाना आसान काम नहीं है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ग्रोथ की अनसर्टेनिटी पिछले साल से कहीं ज्यादा है, और ग्रोथ के जो ड्राइवर्स हैं वो सिवाय सरकारी स्पेंडिंग के अलावा और कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल फिस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं करनी चाहिए, सरकार खूब खर्च करे ताकि डिमांड जनरेट हो। फिस्कल डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए और मार्केट को तसल्ली दिलाते हुए कि हम इस रास्ते से नहीं फोकस छोड़ रहे हैं, अगर फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन में थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं तो ये मौका ठीक मौका है। एक बात और सुनते हैं
कि प्राइवेट सेक्टर तो अभी इंडिया का जो है वो इन्वेस्ट कर नहीं रहा है, कर्जे में भी है, हालत भी नहीं दिखती, प्लान भी नहीं दिखता। विदेशी निवेशक बहुत आ जाएंगे। आपने एक लफ्ज यूज किया डेटा अनसर्टेनिटी, उसको देखते हुए विदेशी निवेशक आएंगे क्या, और अगर हिंदुस्तानी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए आगे नहीं आ रहा है तो फिर ग्रोथ को बढ़ाएगा कौन? दो तरह के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एक तो जो कि मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं और दूसरे जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं। तो जो कि मार्केट इन्वेस्टर्स हैं उनको डेटा अनसर्टेनिटी बड़ी घबराहट देता है, लेकिन जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को देखेंगे, और वो जबकि सारी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं तो उनको वाकई इंडिया एक ब्राइट स्पॉट लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स अगर आए भी वो ग्रोथ मोमेंटम को मैजिकली बढ़ा देंगे, पर हाँ ये है कि अगर उनको ये कॉन्फिडेंस रही कि ये गवर्नमेंट रिफॉर्म की सड़क पे सीधी तरह प्रोग्रेस कर रही है, तो वो पैसा लगाएंगे जिस तरह की पिछले साल उन्हें लगाया है। तो मुझे तो यही लगता है कि उनको पूरी तरह कोशिश करनी पड़ेगी सरकार को कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को लाया जाए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। एक साल में लिबर्टी ले भी लेंगे, लेकिन 3 या 5 साल का कमिटमेंट पूरा 5 साल का पूरा प्रोग्राम अगर वो ठीक तरह उद्देश्य ट्रांसपेरेंटली मार्केट के साथ शेयर करें तो मार्केट मुझे लगता है उनको सपोर्ट करेगा। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो उसमें कैसा काम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की हालत क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की हालत खस्ता है। सिर्फ प्रोजेक्ट में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाने से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगी। तो फिर क्या करने की जरूरत है? इसमें टाइम ही लगेगा, जब तक कि उनकी बैलेंस शीट फिर स्ट्रांग नहीं हो जाती, जब तक बैंक्स की बैलेंस शीट स्ट्रेंथन नहीं होती, तब तक बिग टिकट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होगा। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट 3-4 years फॉर ग्रोथ इज, एंड दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर द बैंक्स, जॉब क्रिएशन है वो सिर्फ स्मॉल बिजनेस से ही आएगा। प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स को आदत बिगड़ी हुई है लेजी बैंकिंग करनी है। करेक्ट। मतलब सबसे आसान काम ये है कि फोन उठाया, 4 कंपनीज को फोन किया, 20 बड़े वाले हैं इनसे हम कंफर्टेबल हैं, उनको सब पैसे दिए जा रहे हैं, उनको ना पैसे की जरूरत है ना पैसे लेने की हिम्मत है। तो जब तक बैंक्स की हिम्मत नहीं बढ़ेगी कि स्मॉल बिजनेस को किस तरह मार्केट के अंदर लाया जाए, तब तक ये गाड़ी ठीक तरह आगे नहीं बढ़ेगी। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि दरअसल एक स्ट्रक्चरल बदलाव आ गया है इकोनॉमी में। आप उसको फिर से इंटरप्रेट करें अगर मैं आपको गलत समझ रहा हूं तो, और उसमें ये पुराना जो तरीका था कि जमे जमाए बड़े वाले, उनको छोड़ करके नए प्लेयर, छोटे प्लेयर लाखों की तादाद में इनके पीछे जाएं जो कि ग्रोथ के इंजन को चलाएंगे, न कि ये टॉप 20-30 वाले। यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसको करने के लिए फिर बैंकिंग में, सरकारी बैंकिंग में जिस तरह के कदमों की जरूरत है वो कदम उठे तो हैं, लेकिन वो उस जगह तक पहुंचाने के लिए कि इनकी बैलेंस शीट ठीक हो जाए, डूबे हुए पैसे आ जाएं, डूबे हुए पैसे अगर जिन बैंकों में हैं उन बैंकों का कोई एक इलाज कर दिया जाए, मुझे लग रहा है बहुत इंक्रीमेंटल कदम उठा रहे हैं और ये नाकाफी है। आई थिंक सबसे बड़ा रिफॉर्म जो इन प्रोसेस है वो हो सकता है कि इट्स रिफॉर्म बाय डिफॉल्ट, और वो ये
इस वजह से कि सरकार के पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज करते जाएं। सबसे बड़ा रिफॉर्म तो ये होगा कि बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स का शेयर स्पीड से बढ़े। और आप देखिए पिछले 15-20 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का शेयर सिस्टम में 8% हुआ करता था, 15 साल हुए, 20 साल हुए, अब जाके 24% हुआ है। और अगर अगले 5 साल में 24% से इनका शेयर 50% हो जाए, मान लीजिए, दैट वुड बी फंडामेंटल रिफॉर्म। ये फंडामेंटल टेस्ट केस है, ये कसौटी है इस बात को समझने के लिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे स्टेक होल्डर, हमारी सरकार हमको किस डायरेक्शन में ले जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट जिस देश का होता है, पीएसयू बैंक करीबन 70-75% मैनेज करते हैं, और उसको 50% लाएं तो लगे कि हम एक हेल्दी इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं देश को। ये पॉलिटिकल विल का सवाल है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट बढ़ ही नहीं रही है, उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसलिए कि सरकार उनको कैपिटल नहीं दे रही है। कैपिटल दे नहीं रही है या दे पाती नहीं है। सो दैट्स द क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्राइवेट को बढ़ने दो। फिर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा, इवन इफ नॉट बाय डिजाइन। यही कारण है कि जो जिस जुबान में हम लोग सुनना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, वो सुन नहीं रहे, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हो रहा है। दैट्स माय पॉइंट। चाइना में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, और ऑयल के जो दाम गिर गए हैं, एक समय में कहते थे कि बहुत बड़ा वरदान है भारत के लिए, एक लेवल के बाद वो नुकसान भी पहुंचाता है। इस अनसर्टेनिटी में हमारे मैक्रोज कैसे दिख रहे हैं आपको? तो मैक्रोज काफी चैलेंजिंग है। वो इस वजह से कि हालांकि इस वजह से कि पेट्रोलियम प्राइसेस गिरी हुई हैं, शॉर्ट टर्म हमें बड़ा फायदा होता है, हमारी सब्सिडीज कम हो जाती हैं, इंपोर्ट का खर्चा कम हो जाता है, तो एक्सटर्नल अकाउंट्स इंप्रूव हो जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव होता है। लेकिन दैट इज अ सिम्टम, इट इज अ सिम्टम ऑफ वेरी पुअर ग्लोबल डिमांड। तो अब आप देखिए हमारे एक्सटर्नल अकाउंट्स जो हैं वो इम्प्रूव तो हुए हैं, लेकिन किस वजह से इम्प्रूव हुए हैं? इसलिए कि इंपोर्ट्स का बिल कम होता जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी कम गिरते जा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो अब तक तो सिर्फ ये हुआ है कि इंपोर्ट का बिल एक्सपोर्ट से ज्यादा तेज रफ्तार से गिर रहा है, इसलिए हमारे एक्सटर्नल अकाउंट्स इंप्रूव हुए हैं, बट दैट्स नॉट अ हेल्थी सिचुएशन। बिल्कुल। तो कुछ लोग ये कहते हैं वो ये कि एक्सपोर्ट 5% माइनस और क्रेडिट ऑफ टेक लोएस्ट पे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट करीब करीब नेग्लिजिबल, रेलवे फ्रेट बढ़ नहीं रहा है, रेलवे फ्रेट नहीं बढ़ रहा, फिर ग्रोथ के साइन दिख कहां से रहे हैं सर? ये तो मैं कह रहा हूं 7-8% कैसे हम कह रहे हैं कि होगा? दैट इज वाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज सो इम्पोर्टेंट। तभी मैं यही आर्ग्यू कर रहा था आपसे कि अगर फिस्कल डेफिसिट पूरी तरह इस साल नहीं कम होता है, अच्छी बात होगी। सरकार की स्पेंडिंग जो है खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े पैमाने पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सबसे बड़ी बात है। सर, आपने बातचीत की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।